हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं सब? मेहनत कर में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। पेपर टाइम चल रहा है, सब बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं और हम थर्मोडायनेमिक्स को कवर कर रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 2 हमारा थर्मोडायनेमिक्स का लेके हम आए हैं। देखिए, लेक्चर नंबर 1 में हमने थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ना शुरू किया था और हमने देखा हमारा थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने का क्या पैटर्न होगा। होपफुली अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो जाके देखिए, क्योंकि वहां से थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन हमें थोड़ा समझ आएगा। एक बार अगर मैं रिवीजन कराऊं तो हमने थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स को समझा कि क्या होता है सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम्स पढ़े थे, जहां पर ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, 3 तरह के सिस्टम पढ़े। ओपन सिस्टम हमारा होता है जहां पर जिस सिस्टम में एनर्जी और मास दोनों का एक्सचेंज हो जाए, ऐसे सिस्टम को हम बोल देते हैं ओपन सिस्टम। जहां पर मास कांस्टेंट रहे और एनर्जी चेंज हो जाए, ऐसे को हम बोल देते हैं क्लोज सिस्टम। जहां पे हमने लिम्का की बोतल में जब गर्म पानी भरा था तो हमने देखा था कि थोड़ी देर बाद पानी ठंडा हो गया। पानी ठंडा हो गया इसका मतलब एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, लेकिन मास उतने का उतना ही रहा, तो वो सिस्टम हो जाएगा क्लोज सिस्टम। जबकि ना गर्म या ठंडा, एनर्जी का एक्सचेंज जब ना हो पाए, ना एक्सटर्नल से इंटरनली ना इंटरनल से एक्सटर्नली, मतलब ना सिस्टम अपनी एनर्जी सराउंडिंग्स को दे रहा है ना ले रहा है, जब सिस्टम बिल्कुल आइसोलेटेड हो जाए, तो ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेट, जहां पर मास और एनर्जी का ट्रांसफर बिल्कुल जीरो हो जाता है। फिर उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी। प्रॉपर्टीज में हमने पहले देखा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो साइज ऑफ सिस्टम पे डिपेंड कर रही थी। इन प्रॉपर्टीज का जो मेजरमेंट है, जो अमाउंट है, वो बढ़ जाएगा अगर हम सिस्टम के साइज को बढ़ा देंगे। जैसे हमने देखा था, अगर मेरा वेसल छोटा है और अगर उसमें कोई गैस फिल करूं तो उस गैस का मास कम होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे, नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, उसका वॉल्यूम कम होगा, उनके पास एनर्जी कम होगी। लेकिन अगर मैं एक बड़े से वेसल में कोई गैस भरूं तो उसका मास बढ़ जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे, उसमें बहुत तरीके की जो एनर्जीज हैं वो सबका अमाउंट बढ़ जाएगा। तो ये ऐसे वेरिएबल्स हैं जो साइज ऑफ सिस्टम पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो साइज ऑफ सिस्टम के बढ़ाने से बढ़ जाए और साइज ऑफ सिस्टम के घटाने से घट जाए, उनको हमने बोला था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। घुस रहा है कुछ दिमाग में? लास्ट लेक्चर हमने लेक्चर 1 में यही पढ़ा। फिर हमने इंटेंसिव प्रॉपर्टीज भी पढ़ी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज थी जिनको साइज ऑफ सिस्टम से कोई मतलब नहीं, उनके हिसाब से साइज ऑफ सिस्टम बाहर में जाए, चाहे आप साइज ऑफ सिस्टम कितना ही बड़ा कर लो चाहे कितना ही छोटा, वो प्रॉपर्टीज कांस्टेंट रहेंगी। जिसका बेस्ट एग्जांपल टेम्परेचर। आप चाहे एक छोटे से गिलास में पानी ले लो, चाहे बहुत बड़े बर्तन में पानी ले लो, अगर उबालोगे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही उबलेगा। जो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। तो टेम्परेचर ऐसा है जो साइज ऑफ सिस्टम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो साइज ऑफ सिस्टम के बढ़ाने से भी और घटाने से भी कांस्टेंट रहे, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम बोल देते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसमें हमने सारी कॉन्सेंट्रेशन, जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन हमारी होती हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीएच, ये जितनी भी चीजें हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद हमने फंक्शन और वेरिएबल पढ़े। ऐसी कंडीशन, मतलब कुछ ऐसे वेरिएबल्स जो सिस्टम की कंडीशन को डिफाइन कर रहे थे, उनको हमने फंक्शन बोला। अब थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जो सिस्टम की कंडीशन को डिफाइन करते हैं? तो वॉल्यूम, मास, नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारी चीज तो हम पहले से ही पढ़ते हैं। लेकिन इसमें जो नई चीजें जो इंट्रोड्यूस हमने करी, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, जो हमें आगे पढ़नी भी है, ठीक है। और उसके बाद हमने लेक्चर नंबर 1 वहीं पे खत्म कर दिया था। हाँ, थोड़ा सा हमने फंक्शन में देखा कौन सा स्टेट फंक्शन था और कौन सा पाथ फंक्शन। जो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करती है प्रॉपर्टीज, मतलब फाइनल और इनिशियल स्टेज पे, वो होते हैं स्टेट फंक्शन, और जो पाथ पे डिपेंड करें उनको बोल देते हैं पाथ फंक्शन। वो हमने लेक्चर नंबर 1 में अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए और देखिए। अब हमारा इंट्रोडक्शन में रह गया था कि थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस कितने तरीके के होते हैं। लास्ट में बस इसका हमारा एक टॉपिक रह गया था, टाइप्स ऑफ प्रोसेस, और वहां से फिर थर्मोडायनेमिक्स का हम इंट्रोडक्शन हमारा खत्म हो जाएगा और फिर थर्मोडायनेमिक्स मेन हम वेरिएबल्स को पढ़ना शुरू कर देंगे, और जहां पर सबसे पहला वेरिएबल्स आएगा हमारा हीट। तो अब देखिए टाइप्स ऑफ प्रोसेस, कि थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस कितने टाइप्स के होते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस बेसिकली आपको वैसे तो मेनली तो 4-5 ही तरीके के हैं जो आपको एनसीईआरटी के हिसाब से अभी पढ़ने हैं। देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, कॉपी पेन निकाल लो अपने और बिल्कुल एक बंद कमरे में बैठ जाओ।
टाइप्स ऑफ प्रोसेस। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्रोसेस में आता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, देखो क्या होता है ये। आइसो का मतलब होता है सेम, कांस्टेंट। जैसे आपने आइसोटोप, आइसोबार, वहां पे जो आइसो टर्म है वो किसी चीज को सेम बता रहा है कि कोई ना कोई चीज वहां पे क्या है, सेम। तो आइसो का मतलब होता है सेम, कांस्टेंट। जब सेम है तो मतलब क्या है, कांस्टेंट। और हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि थर्मल शब्द जहां भी जुड़ जाएगा वहां पर बात हो रही होगी टेम्परेचर से। जैसे थर्मामीटर क्या नापता है, टेम्परेचर। तो जहां भी शब्द जुड़ जाता है थर्मल, वहां पर बात कर रहे होते हैं हम टेम्परेचर से। तो आइसोथर्मल को हमने बीच में तोड़ा तो क्या हुआ, ब्रेक डाउन करके। आइसो का मतलब कांस्टेंट, थर्मल का मतलब टेम्परेचर। मतलब ऐसा प्रोसेस जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए वो प्रोसेस क्या कहलाता है, आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें कौन सा हार्ड एंड फास्ट रूल है, कितनी आसान चीज है कि ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। अब ऐसा कैसा प्रोसेस होता है, बहुत सारे प्रोसेस हैं। देखिए, जब आइस, बर्फ लिक्विड में बदलती है तो वो वाला पॉइंट जहां पर बर्फ पानी में बदल रही है, जब बर्फ पानी में बदल रही होगी क्या उस समय टेम्परेचर चेंज हुआ होगा, नहीं। टेम्परेचर तो जब बर्फ बिल्कुल पिघली होगी तो पानी का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ होगा। लेकिन एक बहुत छोटे इंस्टेंट के लिए जो टेम्परेचर बर्फ का था वही टेम्परेचर इस पिघलने के बाद पानी का भी रहा होगा। और हीट में हम आगे जाके हायर स्टडीज में पढ़ेंगे भी कि जब भी ये स्टेट चेंज होती है, तो स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, तो स्टेट चेंज जब होती है तो उस कंडीशंस में टेम्परेचर सेम रहता है। तो देखो, प्रोसेस हो रहा है, आइस से लिक्विड में बदल रही है चीजें, लेकिन टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। तो ऐसा प्रोसेस जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो उसको हम बोल देते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, समझे। अब दूसरा, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, अब यहां पर हम क्या कांस्टेंट कर देंगे, देखो, बार यूनिट किसकी होती है, प्रेशर की। तो बार किससे रिलेटेड है, प्रेशर। तो यहां पर क्या हम कांस्टेंट कर देंगे, कांस्टेंट प्रेशर। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं वो प्रोसेस क्या कहलाता है, आइसोबारिक प्रोसेस। अब बोलोगे प्रेशर कैसे कांस्टेंट करेंगे, तो एक वेसल लीजिए आप, ठीक है, एक वेसल लिया और इसमें कोई गैस फिल कर दो, कर दी गैस फिल, ऊपर से इसको ब्लॉक नहीं करना, ठीक है, और आपने इसको खुला छोड़ दिया, ये ओपन वेसल है। जो इस पे ऊपर से प्रेशर लग रहा होगा हर तरफ कैसा है, बिल्कुल कांस्टेंट। इस एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर, चाहे मुझ पे लग रहा है, चाहे आप पे लग रहा है, चाहे किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, सब पे सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, जो इस एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। ठीक है, हम देखो इंसान अपने ऊपर कितना भार लेके घूम रहा है। एक तो घर की जिम्मेदारी, दुनिया भर का भार होता ही है सब पे, और नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स ने पकड़ के रख रखा है, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने हमें दबा रखा है। हम जब मून पे जाते हैं ना, तो मून पे जब जाते हैं तो वहां पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ही नहीं, वहां पे ग्रेविटी भी नहीं है इतनी, ठीक है। तो वहां पे हम देखते हैं कि हमारा शरीर वहां पे जाके बोलता है, दूसरे इतने दिन से धरती पे तूने हमें ग्रेविटेशन फोर्स नीचे खींच रहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें ऊपर से दबा रहा था, लीवर थोड़ा थोड़ा दबा रहता था, चांद पे जाते के साथ ही हमारा लीवर, पैनक्रियास सब खुल जाता है, सब खुल जाता है, क्योंकि वहां पे हमें ऊपर से बढ़ने के रोकने वाला कोई है ही नहीं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है तो हल्का सा हमारी हाइट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आप अनुमान देखेंगे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हाइट बढ़ जाती है जो एस्ट्रोनॉट्स ऊपर जाते हैं मून पे। क्यों बढ़ जाती है, बिकॉज उनके सर पे से वो बाहर हट जाता है। ठीक है, तो हम सब पे एक प्रेशर लग रहा है ऊपर से, एयर का प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम, जो सब पे कांस्टेंट लग रहा है। तो अगर मैं किसी वेसल में कोई गैस भरूं और उसको ओपन कर दूं तो सारे गैस मॉलिक्यूल्स पे सेम प्रेशर लगेगा। तो ऐसा सिस्टम जहां पर प्रेशर कांस्टेंट हो जाए उसको हम क्या बोल देते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। 2 तरीके के पढ़ लिए, एक आइसोथर्मल, ऐसा प्रोसेस जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, आइसोबारिक जहां पर प्रेशर कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, अब तीसरा पढ़ते हैं।
तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। अगेन कोरिक का मतलब, कोरिक शब्द जुड़ता है कहीं ना कहीं वॉल्यूम से। किससे? वॉल्यूम। तो ऐसा प्रोसेस जहां पर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूं। थर्मोडायनामिक्स में, एज पर थर्मोडायनामिक्स, अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जहां पर वॉल्यूम फिक्स हो गया है, गैस का, लिक्विड का, हमने जो भी लिया है, अगर मैं उसका वॉल्यूम फिक्स कर दूं तो वो प्रोसेस फिर कैसा कहलाएगा? आइसोकोरिक प्रोसेस। जैसे मान के चलिए आप पे एक वेसल है, आपने इस वेसल में कोई लिक्विड भर दिया, लिक्विड भर दिया ये, ठीक है, और आपने ऊपर से इसको पैक कर दिया, ठीक है। अब आप इसको नीचे से कितनी एनर्जी देते रहिए, नीचे से आपने इसको क्या एनर्जी, हीट एनर्जी देनी शुरू करी, ठीक है। मॉलिक्यूल्स में एनर्जी बढ़ेगी नीचे से, क्योंकि आप एनर्जी सप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी। लेकिन क्योंकि आपने ऊपर से इसको बंद कर दिया है, कोई भी मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, इवापोरेट होके उड़ नहीं पाएगा, भाप बन के उड़ नहीं पाएगा पानी। मैं इसके अंदर मान के चलो पानी है और आपने नीचे से इसको हीट दिया, तो अगर आप वेसल नहीं ढकेंगे, अगर इसको खुला छोड़ देंगे तो पानी कुछ समय बाद भाप बन के उड़ने लगेगा। तो जब भाप बन के उड़ने लगेगा तब तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहेगा। पहले पानी ले रहा था इतना वॉल्यूम, जब भाप बन के उड़ने लगा तो पानी का वॉल्यूम बढ़ने लगा। लेकिन जब आपने इस वेसल को ढक दिया तो धुआं कहीं निकल ही नहीं पाएगा, है ना। तो वॉल्यूम देखो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट करना हो तो वेसल को क्या कर दो? क्लोज कर दो। तो जितना वॉल्यूम है वेसल का उतना ही रहेगा। तो ऐसा प्रोसेस जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। और लास्ट हमारा इसमें जो मेन ही आता है चौथे तरीके का, ये थर्ड टाइप पढ़ लिया हमने, वो होता है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। इसकी देखो क्या डेफिनेशन आप लिखोगे? ऐसा प्रोसेस जिसमें चेंज इन एनर्जी जीरो, मतलब कोई भी एनर्जी का एक्सचेंज ना हो। कोई ऐसा प्रोसेस हो जहां पर सिस्टम से एनर्जी ना सराउंडिंग में जाए और सराउंडिंग से ना एनर्जी सिस्टम में आए। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिल्कुल जीरो है, मतलब Q इज इक्वल्स टू जीरो है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या है? जीरो। तो ऐसा प्रोसेस जहां पर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिल्कुल जीरो, जैसे मान के चलिए आपने कोई थर्मस बॉटल ली बढ़िया मिल्टन की, ठीक है, मिल्टन की बॉटल ले ली और इसके अंदर गर्म चाय भर दी, गर्म चाय ऊपर तक, इसकी नलिया तक भर दी, दम घोट दिया इसका, ठीक है, और ऊपर से ढक्कन लगा दिया। जब आपने ऊपर से इस पर ढक्कन लगा दिया तो जब, पहली बात तो ये सारी इसकी जो बाउंड्री है वो आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब ना वो बाहर से इसमें एयर को जाने देगी, ठीक है, और ना अंदर की एयर को बाहर आने देगी। तो जब सराउंडिंग से सिस्टम में और सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी जा ही नहीं पा रही तो एनर्जी का एक्सचेंज क्या हो गया? जीरो। तो ये प्रोसेस कैसा हो गया? एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जहां पर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जीरो हो जाए। मान के चलिए ये आपका कोई सिस्टम है, ठीक है, और इसके आसपास सराउंडिंग है। जब सिस्टम अपनी एनर्जी सराउंडिंग को ना दे पाए और जो सराउंडिंग है उसकी भी एनर्जी सिस्टम ना ले पाए, मतलब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस। थर्मस में हम यही तो करते हैं, हम चाहते हैं कि हमने गर्म चाय भरी है थर्मस के अंदर तो गर्म ही रहे। अगर हम नॉर्मल बॉटल में भर देंगे तो सराउंडिंग से, उसमें सराउंडिंग की जो ठंड होगी, देखो होगा क्या, आपने अगर नॉर्मल बॉटल में चाय भरी तो उस चाय का हीट एनर्जी ज्यादा है, सराउंडिंग की कम है, तो चाय अपनी हीट एनर्जी सराउंडिंग को दे देगा और ठंडा हो जाएगा, चाय ठंडी हो जाएगी। लेकिन हमने ऐसी वॉल लगा दी है जो कंडक्टर नहीं है, जो हीट का ट्रांसफर नहीं करने दे रही है, तो ऐसे प्रोसेस को हम सिंपल क्या बोल देते हैं? एडियाबैटिक, ठीक है। अब देखो कई बार इनका ग्राफ पूछ लिया जाता है कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में इनका ग्राफ कैसा आएगा, ठीक है। तो देखो ये भी बहुत आसान चीज है, ये देखिए, ये प्रेशर है
और ये वॉल्यूम है, इधर प्रेशर है और इधर वॉल्यूम। ठीक है, ये प्रेशर ये वॉल्यूम। जब हम टेम्परेचर का ग्राफ लगाते हैं तो वो कुछ ऐसा आता है। ठीक है, ये कैसा है, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ ऐसा आता है। ठीक है, लेकिन वहीं मैं बात करूं जब मैं प्रेशर कांस्टेंट कर रहा हूं, अगर मैं बात करूं प्रेशर कांस्टेंट करने की, तो प्रेशर तो मैंने कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर तो बढ़ेगा नहीं। तो अगर मैं आइसो बारीक प्रोसेस का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो वो आता है ऐसा, क्योंकि प्रेशर क्या करना है मेरे को, कांस्टेंट। प्रेशर इसको कांस्टेंट रखना है, ऊपर नीचे नहीं होना। तो ये किसका प्रोसेस, ये कौन सा ग्राफ है, आइसोबारिक। सेम आइसोकोरिक के लिए क्या करोगे, वॉल्यूम कांस्टेंट करोगे। वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे रहेगा, ऐसे। प्रेशर चेंज हो रहा है देखो, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। तो ये क्या है, आइसोकोरिक। ठीक है, और एडियाबैटिक का इससे थोड़ा सा आइसोथर्मल से नीचे आता है। तो ये क्या है, एडियाबैटिक। तो कई बार बोर्ड में भी और हायर एग्जाम्स में इनका ग्राफ पूछ लेते हैं कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में इनका ग्राफ कैसा आता है। तो देखो ये लाइन सीधी क्यों गई, क्योंकि आइसोबारिक है। आइसोबारिक मतलब चेंज इन प्रेशर क्या होना चाहिए, जीरो। चेंज इन प्रेशर जीरो। ये लाइन सीधी क्यों आई, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम जीरो होना चाहिए, चेंज इन वॉल्यूम जीरो। ठीक है, तो ये है ग्राफ किस किस का, आइसोथर्मल प्रोसेस का, आइसोबारिक प्रोसेस का, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक। ठीक है, और किस किस में ग्राफ, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। ठीक है, ये नोट कर लेना, और नोट सिर्फ कॉपी में नहीं दिमाग में भी कर लेना। ठीक है, पॉज करके उतारते रहा करो सब। अब देखो दो छोटे से प्रोसेस टाइप्स और रह गए जो आप सब जानते ही हैं। एक रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, और एक इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस आपने 9th क्लास से ही हम पढ़ते आते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसे प्रोसेस जो रिवर्स हो जाए, मतलब अगर मेरा कोई, मैंने ए से बी बनाया तो वो बी से ए भी बन जाए। ठीक है, जैसे मैंने बर्फ से पानी बनाई, पानी से मैं बर्फ बना सकता हूं ना आराम से। तो जहां पर मेरा ए से बी और बी से ए एक दूसरे इंटरचेंजेबल हो, तो ऐसा प्रोसेस मेरा क्या कहलाता है, रिवर्सिबल प्रोसेस। आप आराम से बर्फ पिघला के पानी बना सकते हो और पानी को आराम से बर्फ में बदल सकते हो, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जा सकते हो ना। तो ऐसा प्रोसेस जहां पर स्टेट चेंज हो जाए, ए से बी में, बी से ए में, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन जस्ट इमेजिन कि मैं आपको कागज दूं और आपने उसको जला दिया, राख बन गई। तो कागज जलाने से राख बन गई, क्या राख से आप कागज बना सकते हो, नहीं बना सकते। अब जैसे ठंड है तो सब हाथ तापते हैं अंगीठी जला के, है ना। तो लकड़ी लाते हैं ढूंढ ढूंढ के, उपले लाते हैं, चुरा लेते हैं, किसी के भी उपले होंगे आसपास किसी के, तो उससे उठा लाते हैं और चुपचाप जला के हाथ तापने लगते हैं। तो जब आपने उस लकड़ी को जलाया वो राख बन गई। ठीक है, एक प्रोसेस हुआ कि वो लकड़ी से स्टेट चेंज होके वो राख बन गई। क्या उस दोबारा राख को आप लकड़ी बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो ऐसे प्रोसेस जो दोबारा रिवर्स ना हो सके उनको बोल देते हैं इरिवर्सिबल, और जो हो जाए उनको बोल देते हैं रिवर्सिबल। ठीक है, तो हमने टाइप्स ऑफ प्रोसेस में क्या क्या पढ़े, कुल मिला के 6 टाइप्स पढ़ लिए। आइसोथर्मल, जहां पर हमने कांस्टेंट टेम्परेचर कर दिया। फिर उसके बाद हमने आइसोबारिक, जहां पर हमने कांस्टेंट प्रेशर कर दिया। उसके बाद आइसोकोरिक, जहां पर हमने कांस्टेंट वॉल्यूम कर दिया। उसके बाद एडियाबैटिक, जहां पर चेंज इन हीट एनर्जी जीरो कर दिया। उसके बाद रिवर्सिबल, जो ए से बी और बी से ए दोनों में आ जाए। और इरिवर्सिबल, जो सिर्फ ए से बी में ही जा पाए, बी से ए में ना आए। ठीक है, ये होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के कुछ प्रोसेस, ये आपको आगे काम आएंगे। ठीक है, नोट कर लेना इनको। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का अपना पहला वेरिएबल, दैट इज हीट। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमारा यहां पर थर्मोडायनेमिक्स का खत्म हो गया। अब देखो
हमें कौन कौन से वेरिएबल पढ़ने हैं वैसे इसमें? हीट पढ़ना है, वर्क पढ़ना है, इंटरनल एनर्जी पढ़ना है, एंथैल्पी पढ़ना है, एंट्रोपी पढ़ना है, और लास्ट में गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी, इनको अच्छे से पढ़ना है हमें। तो अब हम शुरू करते हैं हीट, फिर वर्क पढ़ेंगे, फिर इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, हमारा थर्मोडायनेमिक्स खत्म। इसी में कुछ लॉज आएंगे, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस, वो सब बीच बीच में आते रहेंगे। अब हम शुरू करते हैं अपना हीट से। ठीक है, पहले हीट को अच्छे से आज समझते हैं, फिर हम उसके बाद वर्क को पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए हीट, आप सबने हीट का नाम सुना होगा, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि आप हीट की एक एग्जैक्ट डेफिनेशन दो मेरे को, क्या बोलोगे? बताओ। तो देखो क्या होगी हीट की डेफिनेशन, ए फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एट डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर या डिफरेंस इन टेम्परेचर। देखो ये एक ऐसी एनर्जी है जिसका फ्लो तब होगा जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। जैसे मान के चलो आपने तवा गरम किया, रोटी सेकने वाला तवा, ठीक है, अब तवे में से निकाल दिया धुआं, ठीक है, और उसके बाद उस पर रख दिया अपना हाथ। ठीक है, जिनके घर तवा नहीं है ना, जो गरीब हैं, जो लड़के वगैरह रहते, तवे होगा नहीं, तो एक काम कर लेना, कैसे गर्म करोगे? माचिस से हाथ जला लेना। ठीक है, और अगर जो घर वाले वो प्रेस वगैरह गर्म करके ये वाला हाथ प्रेस पे रख देना, तो तुम देखोगे ये वाला हाथ तुम्हारा गर्म हो गया, अच्छे से गर्म हो जाएगा ये वाला हाथ तुम्हारा। ठीक है, लेकिन जो दूसरा हाथ है वो तो बिल्कुल जो एटमॉस्फेयर का अभी तुम्हारा टेम्परेचर हो रहा है उसका टेम्परेचर है। अब तुम्हारे इस वाले हाथ का टेम्परेचर बढ़ गया क्योंकि तुमने प्रेस से गर्म कर लिया, और इस वाले हाथ का टेम्परेचर अभी नॉर्मल है, जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हो रखा है। अब जैसे ही तुम इस वाले हाथ को इस साथ टच करोगे तो इसकी एनर्जी इसमें ट्रांसफर होने लगेगी। क्यों होने लगी? क्योंकि इसका टेम्परेचर और इसके टेम्परेचर में डिफरेंस आ गया। तो जब भी टेम्परेचर में डिफरेंस हो जाएगा तो एक एनर्जी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाएगी, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में जाएगी। जो ये एनर्जी यहां से यहां फ्लो हो रही है, इसी एनर्जी को हम बोलते हैं हीट। ठीक है, समझे? प्रैक्टिकल करने मत लगना कभी फूक लो हाथ वाथ में अपने सब। ठीक है, तो हीट सिंपल अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जो कब होगी? जब दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। जैसे मान के चलिए ये हमारा सिस्टम है, ठीक है, और सिस्टम के आसपास सब क्या है? सराउंडिंग। ये क्या है? पूरा सराउंडिंग। अब मान के चलिए सिस्टम की हीट ज्यादा हो जाए, सिस्टम पे हीट एनर्जी ज्यादा हो जाए, और जो इसकी वॉल है ये भी कंडक्टिंग है अभी, मतलब हीट का ट्रांसफर ऊपर से नीचे हो सकता है। तो क्या होगा? सिस्टम अपनी एनर्जी किसको देने लगेगा? सराउंडिंग को, क्योंकि सराउंडिंग की हीट एनर्जी कम थी, सिस्टम की ज्यादा। तो एनर्जी को बैलेंस करने के लिए क्या होगा? हाई से लो की तरफ एक एनर्जी जो फ्लो होने लगेगी, उसी एनर्जी को हमने क्या नाम दिया? हीट। ठीक है, हीट नाम दिया। अब हीट की यूनिट क्या होती है? तो हीट की यूनिट होती है जूल, क्योंकि एनर्जी है, तो इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ हीट। यूनिट ऑफ हीट इसकी एनर्जी क्या होती है? इसकी यूनिट जूल। लेकिन यहां पर हम एक कॉमन यूनिट भी लेके चलेंगे, दैट इज कैलोरी। क्या लेके चलेंगे? कैलोरी, ये याद रखना। और एक कैलोरी बराबर मोटा मोटा 4.183 जूल होता है, इस रिलेशन को भी याद रखना। ठीक है, तो एक कैलोरी बराबर 4.183 जूल होता है। तो सबसे पहले हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जो जिसका फ्लो आपको कब देखने के लिए मिलेगा? जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। ठीक है, क्या इसकी यूनिट होती है? इसकी यूनिट होती है जूल, लेकिन कॉमन यूनिट इसकी कैलोरी भी होती है। और एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.183 जूल होते हैं। ठीक है, अब देखिए हीट एनर्जी होती है दो तरीके की, जो हमें थर्मोडायनेमिक्स में पढ़नी है। हीट एनर्जी वो दो तरीके की हमें हीट एनर्जी पढ़नी है। एक हमें पढ़नी है स्पेसिफिक
हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसको समझो क्या होता है ये। इसको डिनोट करते हैं सी से। ठीक है, C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। अब ये क्या लिख दिया, चला गया सर के ऊपर से। देखो, 1 ग्राम कोई भी मैंने सब्सटेंस लिया, 1 ग्राम मैंने कोई भी सब्सटेंस लिया, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया। 1 ग्राम मैंने कोई भी, इसको ऐसे समझो, घर में आरओ है, आरओ में से 1 ग्राम पानी लेके आओ। ठीक है, आरओ नहीं है तो गटर तो होगा, नाली वाली तो होगी घर में ना, आसपास घर के नाली में से 1 बूंद पानी ले आओ। ठीक है, अगर नल वगैरह कुछ भी नहीं है तो नाली होती है, नाली सार्वजनिक है, हर जगह मिलेगी। ठीक है, कहीं भी लो और नाली में ऐसे हाथ डुबा दो तो तुम पे पानी आ जाएगा। 1 ग्राम पानी ले लो। ठीक है, अब जब तुमने वो 1 ग्राम पानी लिया तो उस पानी का जो टेम्परेचर होगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। जनरली वो टेम्परेचर क्या होगा, जो नॉर्मल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा। मान के चलो इन दोनों टेम्परेचर चल रहा है 15 डिग्री सेल्सियस। आपने नाली का 1 ग्राम पानी लिया, गटर का 1 ग्राम पानी लिया, जिसका टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस। आपने उस जो 1 ग्राम पानी था उसका टेम्परेचर कर दिया 16 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना कर दिया, 16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपने टेम्परेचर कितना बढ़ा दिया, 1 सेंटीग्रेड। 1 सेंटीग्रेड उसका आपने क्या बढ़ा दिया, टेम्परेचर। तो जब आपने उसका टेम्परेचर 15 से 16 किया तो आपने कुछ ना कुछ एनर्जी दी होगी ना। तो जो वो एनर्जी दी है उसी एनर्जी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कि किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो कितनी मजे वाली बात है। जैसे पानी है, पानी की 4.2 किलो कैलोरी, 4.2, इसकी देखो, हाँ एक चीज और याद रखना, हमने देखा था हमें उसकी यूनिट निकालनी है हीट की। हीट इसकी यूनिट हम यहां से निकाल लेंगे। हीट की यूनिट क्या होती है, जूल। ठीक है, मास की क्या यूनिट होगी, ग्राम। टेम्परेचर की क्या यूनिट होगी, डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ऐसे यूनिट भी निकाल लोगे। ऐसे इसकी क्या यूनिट लिख लेंगे हम, चाहे किलो कैलोरी लिख लो चाहे कुछ नहीं, यहां पर हम लिख लेते हैं जूल ग्राम पर सेंटीग्रेड। ठीक है, पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो इतनी होती है। मतलब अगर आपको 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है तो आपको उसको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, 1 ग्राम पानी का 1 ग्राम अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है तो आपको इतनी एनर्जी उसे देनी पड़ेगी। वो उसकी क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ गए। किसी भी सब्सटेंस का आप 1 ग्राम ले लो, कोई यूनिट ले लो। देखो जनरली किताबों में लिखी रहती है बातें यूनिट में, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें यूनिट का मतलब समझ नहीं आता। तो आप सिंपल ऐसे समझो, 1 ग्राम कोई भी सब्सटेंस लो, उसका टेम्परेचर को 1 ग्राम बढ़ा दो। 1 ग्राम कह रहा हूं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दो, तो आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी जब टेम्परेचर बढ़ाना है। तो कैसे भी बढ़ा दो, आग में आग दे दो, आग लगा दो, उसमें चारों तरफ मिट्टी का तेल छिड़क कर, लेकिन टेम्परेचर कितना बढ़ाना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आपने उसको जितनी एनर्जी दी वो एनर्जी क्या कहलाती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसको डिनोट किससे करते हैं, सी से। किससे डिनोट करते हैं इसको, सी से। ठीक है, इतना समझ गए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। दोबारा लिख देते हैं हम, रुको। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का अगर हम डेफिनेशन लिखे तो क्या होगी, 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री, ऐसे लिख देते हैं डिग्री, 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। देखो भाई, आ गया मजा।
ठीक है, इंग्लिश, फारसी, उर्दू, जिस भी भाषा में इसे लिखना चाहो लिख लेना, कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए मेनली। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो 11वीं क्लास में हो, इंग्लिश, फारसी, उर्दू, रशियन, चाइनीज, वो तो सब आप लिख ही लोगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो C इज इक्वल्स टू Q इंटू M डेल्टा T, फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, और इससे यूनिट क्या हो जाएगी, Q अपॉन M की होती है ग्राम सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी, Q के लिए हम Q ही लिख दिया मैंने, जूल। ठीक है, जुलाम कह रहा हूं, जूल। ठीक है, वो गुलाम और जूल। अब देखो होता क्या है ना, अपने को कोचिंग में हिस्ट्री भी पढ़ानी होती है, पॉलिटी भी पढ़ानी होती है, तो वहां भी चल रहा है गुलाम वंश। ठीक है, अभी लेटेस्ट मैंने वीडियो भी डाली है वहां पे, तो जूल का मिल गया जे, ठीक है, और बाकी गुलाम का मिल गया गुलाम, तो वो दोनों मिला के मैंने केमिस्ट्री को हिस्ट्री में मिला दिया और मैंने एक नया शब्द इन्वेंट कर दिया, जुलाम। आ गया ना मजा। ठीक है, लेकिन क्या है, जूल पर ग्राम सेंटीग्रेड। ठीक है, इसकी क्या होती है, यूनिट। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए, अगर मैं स्पेसिफिक कैपेसिटी किसी प्रोसेस में अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं, क्या कर दूं, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर मेरी स्पेसिफिक कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, तो देखो मैंने यहां लिख दिया सीपी। पी का यहां पर क्या मतलब कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू क्यू एम डेल्टा टी। सबसे पहला, अगर मेरे को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो मैंने सिर्फ यहां पे क्या लिख दिया, सीपी। इसका मतलब है सी किसको डिनोट कर रहा है, स्पेसिफिक कैपेसिटी को, इसका सिंबल क्या होता है, सी। और पी बता रहा है कि ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है ये आइसोबारिक प्रोसेस है, यहां इस प्रोसेस में प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। तो सीपी मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू हीट डिवाइडेड बाय एम इंटू डेल्टा टी। अब यहां से अगर मेरे को क्यू निकालना हो, तो क्यू बराबर मेरा क्या जाएगा, एम सीपी डेल्टा टी। आ गया नहीं आ गया, बताओ बच्चों, आ गया नहीं आ गया। तो यहां से आपसे क्वेश्चंस में सीपी भी पूछ सकता है, या आपको सीपी और इन दोनों को दे देगा, आपसे क्यू पूछ सकता है। कुल मिला के 4 वेरिएबल है टोटल, कोई 3 वेरिएबल्स आपको दे देगा, चौथे वेरिएबल्स की वैल्यू आपसे पूछ लेगा। अभी हम सवाल करेंगे इस पे। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट प्रेशर कर दूं तो क्या जाएगा, सीपी। लेकिन अगर मेरे को निकालना हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो तब क्या लिखूंगा मैं, सीवी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्यू एम डेल्टा टी। बस सिंपल। ये सीपीसीबी कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमें इतना बता रहे हैं कि प्रोसेस जो है वो कब कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, कब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। ठीक है, समझ गए इतना। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस का अगर मेरे को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है, तो उसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है। फिर हमने इसका फॉर्मूला देखा, इसका फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, इसकी यूनिट होती है जूल पर ग्राम सेंटीग्रेड। फिर ये 2 तरीके पे हम इसको निकाल सकते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब कांस्टेंट प्रेशर पे निकालेंगे तो सीपी हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालेंगे तो सीवी हो जाएगा। अब यहां से देखो क्वेश्चन में क्या करता है, आपको क्यू दे देगा, आपको एम दे देगा, आपको चेंज इन टेम्परेचर दे देगा। ठीक है, यहां पर चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो आपको क्यू दे दिया, एम दे दिया, डेल्टा टी दे दिया, और आपसे पूछने लगा स्पेसिफिक कैपेसिटी मेरे को बताओ, तो कोई दिक्कत ही नहीं। जितना आपको क्यू दे रखा है आप उसको ऊपर रखना, जितना मास दे रखा है उसको नीचे रखना, जितना चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। क्वेश्चन में दे रखा होगा कि इतने टेम्परेचर पे हमने बॉईल करना शुरू करा और इतने टेम्परेचर तक बॉईल किया, तो जहां तक बॉईल किया वो फाइनल टेम्परेचर है, जहां से बॉईल करना शुरू करा वो इनिशियल टेम्परेचर है। तो फाइनल में से इनिशियल घटा देना, माइनस कर देना, तो आपका निकल जाएगा चेंज इन टेम्परेचर। उसको रख दोगे यहां, सॉल्व कर लोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, सी। ठीक है, तो स्पेसिफिक कैपेसिटी ये। ठीक है, अब इसके बाद बिल्कुल इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए अगले टाइप की हीट होती है, जहां पर बस स्पेसिफिक के आगे एक शब्द और लग जाता है, वो है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पहले हमने स्पेसिफिक कैपेसिटी पढ़ा, इस बार हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट
कैपेसिटी। अब देखो, मोलर शब्द जहां भी जुड़ जाता है ना, फिर बात हम वहां पे मास की नहीं करते। जैसे स्पेसिफिक कैपेसिटी में हम किसकी बात कर रहे थे? मास की। 1 ग्राम, ग्राम क्या है? मास। किलोग्राम क्या है? मास। लेकिन जहां पर मोलर शब्द जुड़ जाता है वहां पर हम मास की बात ना करके नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम एनर्जी निकाल रहे थे, मास जब हमें दे रखा था। यहां पर हमें सब्सटेंस का मास ना देके सिर्फ मोल्स दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा? मोल्स। हम जानते हैं 1 मोल बराबर एवोगैड्रो नंबर होता है कितना? 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है। एक चीज और याद रखना, 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर। कई बार आप एग्जाम्स में बैठते हैं ना जब, तो वहां पर वो 1 मोल ना लिख के क्या दे देता है? 22.4 लीटर। बच्चे बोर आ जाते हैं, पागल हो जाते हैं, लीटर क्यों दे दिया जब बात मोल में है? उसने इसलिए दिया क्योंकि 22.4 लीटर में 1 मोल होता है। तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर से कहां पे लाना पड़ेगा? पहले मोल में। ठीक है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? अगर मैं इसका क्या कहते हैं डेफिनेशन लिखूं तो 1 मोल, देखो हम वहां पे लिख रहे थे, आप रिवर्ट करके देखना 1 ग्राम, लेकिन यहां पे क्या लिख रहे हैं? 1 मोल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, समझे? तो वहां पर बात कर रहे थे हम मास की, यहां पर सिर्फ हम बात कर रहे हैं मोल्स की, इसलिए सिर्फ आगे हमने क्या जोड़ दिया? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इसका फॉर्मूला बन जाएगा C इज इक्वल टू Q, और बस यहां पर क्या आ जाएगा? N। वहां पर M लिख रहे थे, M बता रहा था मास को, यहां पर लिखा है N। N बता रहा है नंबर ऑफ मोल्स को, मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या रहेगी? ये इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा ये। ठीक है, आया समझ? कोई दिक्कत? अब सेम इसमें अगर मेरे को मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? Cp इज इक्वल टू Q एन डेल्टा T। ठीक है, लिखूंगा नहीं लिखूंगा? और अगर मेरे को ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा? Cv इज इक्वल टू Q एन डेल्टा T। बस अंतर इतना सा है, वहां पर ग्राम में ले रहे थे और यहां पर मोल्स में ले रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आपको 2 तरीके की ये हीट पढ़नी है, जो कितनी आसान है, आसान सा फॉर्मूला है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। ठीक है, मिटा दिया जाए। चलो पॉज करके लिखते रहना, अब मिटा रहा हूं। अब देखो, क्वेश्चन करने से पहले हम हीट के बारे में हमें एक चीज और पता होनी चाहिए। वो क्या? कि कब हीट पॉजिटिव होगी और कब हीट नेगेटिव होगी, साइन कन्वेंशन। और यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ घटा के उसमें मत समझना। पॉजिटिव हमें यह बता रहा है कि एनर्जी उसको मिल रही है, नेगेटिव हमें यह बताएगा कि उसकी एनर्जी कम हो रही है। जैसे समझो, इन थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस 2 कंडीशंस आती है हमारे पास। पहली, हीट गिवन टू द सिस्टम, मतलब आपने सिस्टम को हीट दी है। और दूसरा, हीट गिवन बाय द सिस्टम। 2 कंडीशन है, एक बार आप सिस्टम को हीट दे रहे हैं, एक बार सिस्टम आपको हीट दे रहा है। जैसे मान के चलिए, एक कंडीशन आप पे ये है कि ये आपका सिस्टम है, ठीक है, और ये इसका सराउंडिंग है, ये इसकी क्या है? सराउंडिंग। ठीक है। एक दूसरी कंडीशन है आपकी कि ये आपका सिस्टम है और इसकी ये सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग।
ठीक है, देखो केस 1 में सराउंडिंग से एनर्जी मिल रही है सिस्टम को। क्या हो रहा है? सराउंडिंग से एनर्जी सिस्टम को मिल रही है। तो एक बात बताइए, सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है, क्योंकि ऑलरेडी उस पर अपनी एनर्जी है और सराउंडिंग से भी उसको एनर्जी मिल रही है। तो जब भी हीट गिवन टू दी सिस्टम, मतलब जब भी आप सिस्टम को हीट देंगे तो उसकी हीट आएगी पॉजिटिव। कैसी आएगी? पॉजिटिव। लेकिन इस केस में देखिए कि सिस्टम अपनी हीट सराउंडिंग को दे रहा है। यहां पर सिस्टम अपनी हीट किसको दे रहा है? सराउंडिंग को। तो सिस्टम की हीट कम हो रही है? हो रही है? नहीं हो रही है? तो ऐसी कंडीशन में जो हीट आएगी वो आएगी नेगेटिव। कितना सिंपल है कि जब भी, भाई सीधी बात है, मेरे पे 100 रुपए हैं और मैं अगर किसी को पैसे बांट दूं तो मेरे पैसे कम हो जाएंगे ना, और वहीं अगर मेरे को और कोई आके दे दे तो मेरे पैसे बढ़ जाएंगे। ऐसी सेम हीट के साथ है, अगर सिस्टम अपनी हीट दे रहा है सराउंडिंग को तो उसकी हीट कम हो रही है, तो जब भी हीट कम होगी तो नेगेटिव हम लेके चलेंगे, और जब भी सिस्टम हीट सराउंडिंग से लेता है तो वहां पर हम हीट कैसी रखते हैं? पॉजिटिव। ठीक है, वहां पर हम हीट कैसी रखते हैं? पॉजिटिव। ये चीज याद रखना, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत मदद करती है जब सवाल करते हैं। ठीक है, कि कहां पर हीट एनर्जी हमने नेगेटिव लेनी है और कहां पर पॉजिटिव लेनी है। देख लेना, सिस्टम हीट दे रहा है या सिस्टम हीट ले रहा है, वो क्वेश्चंस में मेंशन होता है इनडायरेक्टली, आपको थोड़ा सा समझना होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया? ठीक, चलिए अब देखिए आप पे क्वेश्चंस इसमें कैसे आते हैं, इसको करिए। कैलकुलेट, क्वेश्चंस कर लेते हैं तभी कुछ समझ आएगा। कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ 2 ग्राम ऑफ H2 हैविंग एनर्जी ऑफ 10 जूल एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, यहां पर हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है हाइड्रोजन की, जिसकी हमें हीट एनर्जी दे रखी है 10 जूल। टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा है फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 1 सेंटीग्रेड, और उसका जो मास दे रखा है वो दे रखा है 2 ग्राम। ये तो कितना आसान सवाल हो गया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। ठीक है, Q हमें दे रखा है 10 जूल। टेम्परेचर डिफरेंस कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल टेम्परेचर मेरा कितना है? 28 डिग्री सेल्सियस, माइनस इनिशियल टेम्परेचर मेरा कितना था? 27 डिग्री सेल्सियस। तो टोटल चेंज इन टेम्परेचर कितना आया मेरा? 1 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर मेरा कितना दे रखा है? 1, और मास कितना दे रखा है? 2 ग्राम। बस सब फॉर्मूले में रखते जाओ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू, क्यू मेरा कितना दे रखा है? 10, मास दे रखा है 2, टेम्परेचर डिफरेंस 1 इज इक्वल्स टू, तो कितना आ गया ये? 5। और हम यूनिट अभी हमने इसकी निकाली थी जूल पर ग्राम सेंटीग्रेड, तो 5 जूल पर ग्राम सेंटीग्रेड हमारा आंसर आए। कितना आसान है, देखो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। देखो और क्वेश्चन करके देखते हैं। कैलकुलेट रिक्वायर्ड हीट एनर्जी ऑफ O2 हैविंग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ 20 जूल पर ग्राम सेंटीग्रेड। ठीक है, हमारे पास क्या दे दिया है? O2, जिसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी दे रखी है ये। ठीक है, और साथ में दे रखा है, और यहां पर हम साथ में मास भी लिख लेते हैं रिक्वायर्ड, यहां पर हम मास भी लिख लेते हैं 2 ग्राम ऑफ O2। ठीक है, तो हमने यहां पे मास भी लिख लिया। एट टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 5 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो यहां पर डायरेक्ट आपको दे दिया है कि टेम्परेचर डिफरेंस उसका इतना है,
ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल की आपको जरूरत ही नहीं है, जब वहां पे लिख दिया है टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, अब देखो हमें इस बार क्या निकालना है, हीट रिक्वायर्ड, हीट मतलब हमें क्यू निकालना है, और इस बार हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे दी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी दे दी है, 20। ठीक है, टेम्परेचर में डिफरेंस कितना दे दिया है, 5, और उसके बाद हमें मास कितना दिया है, 2 ग्राम। मास कितना दे दिया है, 2 ग्राम। हो गया, देखो कितनी आसानी से। अब हमें क्या निकालना है, क्यू। क्यू का हमने देखा था वहां पर क्या होता है, m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। तो Q बराबर m हमारा कितना है, 2 ग्राम, C कितना है हमारा 20, मल्टीप्लाई बाय हमारा T कितना है 5, तो ये कितना आ जाएगा 100, और 100 की करोगे तो 200 जूल, 200 जूल। ठीक है, तो Q तो मैंने बताया टोटल 4 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल में से कोई 3 वेरिएबल आपको दिए होंगे, एक वेरिएबल आपको निकालने के लिए पूछ लेगा। तो ये स्पेसिफिक कैपेसिटी से क्वेश्चंस हो गए। अब मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी से करते हैं। देखिए सीपी-सीवी वाले क्वेश्चंस अभी पहले हम सीपी-सीवी एक रिलेशन होता है सीपी माइनस सीवी बराबर आर, वो पहले हम थ्योरी समझेंगे उसकी, उस पे क्वेश्चन तब करेंगे, वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का भी कंसेप्ट आएगा, पहले वो पढ़ ले अच्छे से, उस पे क्वेश्चन तब करेंगे। आज हमने हीट को पढ़ा है, हीट पे क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे कहता है कैलकुलेट मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ 10 ग्राम ऑफ N2, 10 ग्राम ऑफ, नहीं यहां पे ग्राम नहीं आएगा, 2 मोल ऑफ N2, 2 मोल ऑफ N2 हैविंग 5 जूल ऑफ एनर्जी at temperature of 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें निकाल के दो। तुम्हें दे रखा है n दे रखा है 2 मोल, तुमको q दे रखा है 5 जूल, टेम्परेचर डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें निकालनी है, इसका फॉर्मूला होता है Q बटा N इंटू डेल्टा टी। Q हमारा दे रखा है 5, ये है 2 इंटू 5, 5 से 5 हमारा कटा 1.2, तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या आ गई 0.5। एनर्जी की यूनिट तो सेम इसकी वही रहेगी, जूल पर ग्राम सेंटीग्रेड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस इसमें बोर्ड्स में आते हैं। ठीक है, कर लोगे। तो आज हमने हीट को अच्छे से पढ़ा, कल के लेक्चर में हम थोड़ा सा सीपी और सीवी को समझेंगे, और वर्क को पढ़ के डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ेंगे, और वहीं से फिर हमारा आ जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अच्छे से इन पे क्वेश्चंस करना, कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेरे को कमेंट करना। ठीक है, चलिए, थैंक यू। You said